हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सेक्शन 54D के बारे में। क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करती है। कोई पुल बनाती है, हाईवे बनाती है, रेलवे ट्रैक बनाती है, कोई मेट्रो बनाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो है गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं और उसके लिए उसको कई बार क्या होता है कि कंपलसरी आपकी लैंड या बिल्डिंग को एक्वायर करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट आपको जब आपकी कोई लैंड को एक्वायर कर लेती है या कोई बिल्डिंग आपकी होती है उसको तोड़ देती है, तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, आपको जो है कंपनसेशन देती है। तो इनकम टैक्स के अंदर क्या है, इस तरीके से जो आपको कंपनसेशन मिलता है अगर आपकी लैंड एक्वायर कर ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कंपनसेशन जो होता है आपको टैक्सेबल हो जाता है और उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। बट सेक्शन 54D क्या कहता है कि सेक्शन 54D के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं या टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, और सेक्शन 44D ये कहता है कि अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आप फॉलो कर लेते हैं और जो आपको कंपनसेशन मिला हुआ है आप उसको सेक्शन 54D के अंदर जो प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो आपको जो भी कैपिटल गेन होगा उस कंपल्सरी एक्विजिशन के ऊपर, तो आपको वो माफ़ कर दिया जाएगा। मीन्स वो कैपिटल गेन जो है आपको पूरी तरीके से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा और आपको उसके ऊपर एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम डिटेल में इस सेक्शन 54D ऑफ इनकम टैक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या क्या प्रोविज़न होने वाले हैं, किस किस पर्सन को इसका बेनिफिट दिया जाता है। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं ये जो एग्जम्पशन अवेलेबल होती है सेक्शन के अंदर वो किसको अवेलेबल होती है। तो ये जो एग्जम्पशन अवेलेबल होती है ये सभी एसएससी के लिए अवेलेबल होती है। वो एसएससी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू डिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कोई भी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, फर्म हो सकती है, ये इसके अलावा और कोई पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। तो सारे ही एसएससी को जो है इस सेक्शन के अंदर जो है बेनिफिट दिया जाता है। अब जान लेते हैं सेक्शन और नेचर क्या है। तो सेक्शन तो आपने थंबनेल से देख ही लिया, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 54D ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो इसमें हमें बताया गया है कि वो नेचर ऑफ एसेट क्या रहने वाला है जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी एक्वायर किया जाएगा और जिसके ऊपर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये जो एसेट जो कंपलसरी एक्वायर की गई है वो एक लॉन्ग टर्म एसेट हो सकती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है जो आपकी कैपिटल एसेट होगी वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकती है। और वो जो एसेट होनी चाहिए वो होनी क्या चाहिए, वो एक लैंड और बिल्डिंग हो सकती है। मैं बोलूँ तो आपको एक इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर अगर आपकी कोई सपोज करें एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर ली गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगी क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में वैसे ही नहीं आता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर एक्वायर की होगी तो यहाँ कवर ही नहीं होगा क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड तो वैसे ही आपको टैक्सेबल नहीं होती है, वो कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आती है। अब सपोज करें यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल आपका प्लॉट है या रेजिडेंशियल लैंड है या रेजिडेंशियल हाउस है, वो भी यहाँ पर कवर होने वाला नहीं है। यहाँ स्पेसिफिकली आपको जो ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल लैंड होगी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगी या उस लैंड या बिल्डिंग के अंदर कोई राइट होगा तो उसको ही कवर किया गया है, उसी को कैपिटल एसेट यहाँ माना गया है। और अब यहाँ पर ये जो कैपिटल एसेट है लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जब कोई एसेट को आप एटलीस्ट 24 महीने तक होल्ड करते हैं, या आप बोल सकते हैं उसको 2 साल या 24 महीने के बाद सेल करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है, मीन्स अगर आप 24 महीने के अंदर ही सेल कर दें। अब सपोज मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, मार्च 2020 में सपोज करें आपने कोई एसेट परचेज करी, तो अब एसेट परचेज जो है ये लॉन्ग टर्म कब कहलाएगी, जब आप इस एसेट को आफ्टर मार्च 2022 के बाद सेल करेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद सेल करने पर ये लॉन्ग टर्म कहलाती है। तो मार्च 2020 में खरीदी है तो आपको आफ्टर मार्च 2022 के बाद ही बेचेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कहलाएगी, और उससे पहले बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म कहलाएगी। तो आपको यहाँ पर बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि आपकी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि यहाँ दोनों ही तरीके के एसेट को कवर किया गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो इंडस्ट्रियल लैंड और या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होनी चाहिए या उसके अंदर कोई राइट होना चाहिए। तो ये नेचर ऑफ एसेट जो है कवर किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। तो देखिए इसकी और कंडीशंस भी हम देख लेते हैं और क्या क्या कंडीशन इसके अंदर बताई गई हैं एग्जाम्पशन लेने के लिए। तो सबसे पहला तो अगर आपकी ज़मीन को कंपलसरी एक्वायर किया गया है या आपकी बिल्डिंग को कंपलसरी एक्वायर किया गया है, इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग को, तो आपके लिए आपको इसके लिए जो है एक कंपनसेशन मिला होगा, वो कंपनसेशन मिलना ज़रूरी है। अब जो आगे आपको ध्यान रखना है कि ये जो लैंड या बिल्डिंग आपसे कंपलसरी एक्वायर की गई थी, इसके अंदर एक कंडीशन और भी है कि ये आपकी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ की गई हो एटलीस्ट 2 ईयर बिफोर द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। अब सपोज करें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपकी मार्च 2022 में जो है गवर्नमेंट ने एक लैंड थी आपके पास, उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया। तो कहने का मतलब है ये कहना चाह रहा है कि आपकी मार्च 2020 से लेके और मार्च
22 के बीच में आपकी ये जो लैंड है ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 में इन 2 सालों में आपकी लैंड किसी और पर्पस के लिए यूज़ की गई हो। तो पर्पस जो होना चाहिए पिछले 2 सालों में जिस डेट को आपने को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर किया आपकी ज़मीन को, उसके पिछले 2 सालों में आपकी जो लैंड है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। तो तीसरा हम देख लेते हैं। अब जब आपकी लैंड जो है कंपल्सरी एक्वायर हो जाएगी और आपको कंपनसेशन रिसीव हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है जो कंपनसेशन आपको रिसीव होगा वहाँ पर उस कंपनसेशन से जो आपको कैपिटल गेन होगा, अब यहाँ आप कंपनसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। मीन्स अगर सपोज करें आपको 60 लाख रुपया मिला, उसमें सपोज करें 40 लाख रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी, तो ये 20 लाख जो आपको कैपिटल गेन हुआ हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको 20 लाख रुपये कैपिटल गेन हुआ, आपको उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स आपको एक नई लैंड और बिल्डिंग लेनी पड़ेगी फॉर शिफ्टिंग और री एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब देखिए गवर्नमेंट आपको यहाँ कंपनसेशन दे रही है और आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट क्यों कर रही है? उसका पर्पस यही है कि ठीक है आप एक जगह पे अपना काम कर रहे थे, कुछ बिजनेस कर रहे थे, अपना बिजनेस चला रहे थे, आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग चला रहे थे, बट वो गवर्नमेंट की किसी प्लानिंग की वजह से, उनके कोई ब्रिज बनाने की वजह से आपकी ज़मीन एक्वायर कर ली गई। तो अब यहाँ पर कैपिटल गेन आपको गवर्नमेंट इसीलिए दे रही है, ठीक है आप वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे तो आप एक नई ज़मीन ले लीजिए और वहाँ पर जाकर आप सेम इंडस्ट्री को दोबारा लगा लीजिए। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन दे रही है। तो इसलिए आप जो नई लैंड और बिल्डिंग खरीदेंगे, तो कहने का मतलब है वो भी आप इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए। मीन्स उसके ऊपर आप जो एग्जिस्टिंग काम आप कर रहे थे उस बिल्डिंग के ऊपर करना शुरू कर दीजिए या फिर उसको दोबारा रीएस्टेब्लिश कर लीजिए। तो दोबारा जो आप नई लैंड और बिल्डिंग खरीदेंगे, आप कह सकते हैं कि जो नई लैंड बिल्डिंग आपके द्वारा खरीदी जाएगी वो भी इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग ही होनी चाहिए। और ये जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल गेन की, ये 3 साल के अंदर करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। अब जिस तारीख को आपको कंपनसेशन रिसीव होगा, सपोज मार्च 2022 में आपकी जो बिल्डिंग थी वो एक्वायर की गई और सपोज करें मैं मानता हूँ आपको 30 सितंबर 2022 को आपको कंपनसेशन मिल गया, जो भी पैसा गवर्नमेंट से मिलना था। तो 30 सितंबर से अगले 3 साल आप पकड़ लीजिए, तो ये 29 सितंबर 2025 तक आपको जो है पैसा इन्वेस्ट करना है। किसमें इन्वेस्ट करना है? एक नई लैंड और बिल्डिंग खरीदनी है जो कि इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपने क्या किया, आपको कंपनसेशन भी मिल गया, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी फॉलो कर ली। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको जो एग्जम्पशन मिलने वाली है कैपिटल गेन से वो कितनी अमाउंट की मिलने वाली है। तो इसके लिए देखिए कंडीशन है कि इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो मिलेगा। एक तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो आपने नई लैंड और बिल्डिंग खरीदी, मतलब नई इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग जो खरीदी उसकी कॉस्ट क्या थी। सपोज करें मैं मानता हूँ कि आपने वो 60 लाख रुपए खरीद ली। और जो कैपिटल गेन हुआ ऑन द कंपल्सरी इक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग ऑफ इंडर, और जो आपकी ओल्ड लैंड और बिल्डिंग थी उसको जो एक्वायर किया गया उससे जो आपको कैपिटल गेन हुआ, सपोज करें वो कैपिटल गेन आपको 40 लाख रुपए का हुआ था, तो इन दोनों में से कम क्या है? 40 लाख रुपए। तो आपको 40 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। अब मैंने देखिए इसी का एक एग्जाम्पल ले लिया है जो मैंने आपको बताया है, जो लोअर ऑफ मिलेगा, इस लोअर का मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ मैंने एक मिस्टर राम को ले लिया है। मिस्टर राम की एक इंडस्ट्रियल लैंड थी जो कि उन्होंने एक्वायर की थी फाइनेंशियल, जो कि एक्वायर कर ली गई गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ काम होगा गवर्नमेंट को, इसलिए उसने एक्वायर कर ली। और उसके लिए जो कंपनसेशन पे किया गया मिस्टर राम को, वो 60 लाख रुपये पे किया। और यही जो लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, ये इंडस्ट्रियल लैंड जो है राम ने परचेज करी थी 2016-17 में 30 लाख रुपए की। तो देखिए अभी तक तो सारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। 2016-17 में ये इंडस्ट्रियल लैंड परचेज की गई थी और बेची है एक्वायर की है गवर्नमेंट ने 2021-22 में। तो कहने का मतलब 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। और हमने जो देखा था कि ये था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, मीन्स 2 साल के बाद कंपल्सरी एक्वायर की हो, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था। और दूसरा यहाँ पर जो पर्सन है वो मिस्टर राम है। और ये जो डिडक्शन जो मिलती है एग्जम्पशन, वो सभी एसएससीज को मिलती है। वो इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकती है। अब देखिए 30 लाख रुपए की वो जमीन उन्होंने 2016 में खरीदी थी और गवर्नमेंट ने अब क्या है 5 साल के बाद जब एक्वायर किया तो उनको एक 60 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दिया। अब अगली कंडीशन ये मीट करनी थी कि मिस्टर राम को एक नई इंडस्ट्रियल यूनिट परचेज करनी थी, तो वो भी मिस्टर राम ने परचेज कर ली, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड भी। अब यहाँ मैंने परचेज के 2 केस ले लिए हैं। एक केस में मैं मान के चल रहा हूँ कि 45 लाख रुपए की उन्होंने खरीदी है, और एक केस में मैं मान के चल रहा हूँ जो न्यू इंडस्ट्रियल लैंड उन्होंने खरीदी है वो 20 लाख रुपए की खरीदी है। तो दोनों ही केसेस को देख लेते हैं हम किस तरीके से आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है। तो पहले केस में देखिए उन्होंने जो लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर की है कंपल्सरी एक्वायर इंडस्ट्रियल लैंड, उसके लिए जो सेल कंसिडरेशन है हमने 60 लाख ले लिया। सेल कंसिडरेशन का मतलब है जो उनको कंपनसेशन मिला था, यहाँ तो कंपनसेशन जो है उसी को हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे। तो 60 लाख रुपये उनका सेल कंसिडरेशन हो गया, मीन्स कंपनसेशन हो गया। उसके बाद जो ज़मीन इन्होंने ये खरीदी थी वो 30 लाख की खरीदी थी, वो खरीदी थी उन्होंने 2016-17 में। तो 2016-17 में जो था इंडेक्स था वो था 264, लेकिन अब है 317।
तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 2 साल के बाद बेच रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, मीन्स महंगाई का बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से वो जो 30 लाख रुपए की एसेट थी वो 36 लाख रुपए की हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन निकल के आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो 24 लाख रुपए का निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला था कि उन्होंने जो एक नई लैंड उनको खरीदनी थी, एक कंडीशन ये भी थी कि अगले 3 साल के अंदर उनको नई लैंड खरीदनी पड़ेगी, तो उन्होंने एक नई लैंड खरीद ली, और नई लैंड जो उन्होंने खरीदी वो खरीदी 45 लाख रुपए की। तो इस केस में जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी वो किस चीज़ की मिलेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर लेस क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 24 लाख रुपए, तो 24 लाख रुपए इस केस में आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। मीन्स 24 लाख रुपए का कैपिटल गेन था और 24 लाख की ही आपको एग्जम्पशन मिल गई, तो आपको 0 पे कैपिटल गेन माना जाएगा, 1 भी रुपये आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं। तो सेकंड केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो सेम रहने वाला है, 24 लाख, 60 लाख माइनस 36 लाख, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ जो उसने नई ज़मीन खरीदी है न्यू इंडस्ट्रियल लैंड, सेकंड केस में वो मैंने 45 लाख से रिप्लेस करके 20 लाख रुपया कर दिया है। तो यहाँ पर जो नई इंडस्ट्रियल लैंड खरीदी है उन्होंने 20 लाख की खरीदी है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट है नई लैंड की वो 20 लाख है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 24 लाख रुपए का। तो विच एवर इज लेस जो है वो एग्जम्पशन मिल जाएगी इनको। तो लेस क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड 20 लाख, तो यहाँ पर उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी 20 लाख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उनका कैपिटल गेन था 24 लाख रुपए का, उसमें से उनको 20 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। मीन्स 20 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो बचा हुआ 4 लाख होगा उसके ऊपर उनको जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको एग्जांपल के साथ दोस्तों समझाया है ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके इसके बारे में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं CGAS स्कीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ CGAS का मतलब क्या होता है। CGAS का मतलब होता है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। तो पहले हम इन दोनों ही लाइनों को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा कि इसका ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, अगर टैक्स पेयर अनेबल हो जाता है यूटिलाइज करने के होल या पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो एसएससी है उसको ये जो कैपिटल गेन हुआ था उसको वो इन्वेस्ट करना था नई लैंड परचेज करने के लिए। तो वो जो कैपिटल गेन उसको यूटिलाइज करना था नई बिल्डिंग को परचेज करने के लिए या नई लैंड को परचेज करने के लिए। तो अगर वो उसको परचेज नहीं कर पाता है टिल द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ITR, मीन्स जब उसको ITR फाइल करनी थी उस डेट तक अगर वो सबमिट नहीं कर पाता है तो उसको गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप ये जो डिपॉजिट कर दीजिए इस फंड को, मीन्स वो जो कैपिटल गेन आपको हुआ था 24 लाख रुपए का, आप उस कैपिटल गेन को डिपॉजिट करवा दीजिए कैपिटल डिपॉजिट स्कीम अकाउंट के अंदर बिफोर ड्यू टू फाइलिंग योर ITR। मतलब अपनी ITR की जो ड्यू डेट है जब आप ITR फाइल करते हैं तो उस डेट से पहले इसको डिपॉजिट करवा दीजिए। तो हम क्या मान लेंगे कि आपने जो है, हम ये मान लेंगे कि आप जो है वो जो लैंड परचेज करना चाहते हैं वो परचेज करेंगे, उसी पर्पस के लिए आपने ये पैसा इस अकाउंट के अंदर रखा हो और हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। अब इसके अंदर दोस्तों मैं दोनों का आपको डिटेल में मतलब समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली मैं अगर एग्जाम्पल ले लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एग्जांपल ले लेता हूँ और आपको जो रिटर्न फाइल करनी होती है फाइनेंशियल ईयर की वो करनी होती है 31 जुलाई 2022 को आपको रिटर्न फाइल करनी थी। अब सपोज कर लें कि जो कंपल्सरी एक्वायर की गई वो लैंड जो गवर्नमेंट ने उसकी लैंड एक्वायर करी वो उसने करी 28 मार्च 2022 को। एसएससी की जो लैंड एक्वायर की गवर्नमेंट के द्वारा 28 मार्च 2022 को की गई। अब यहाँ देखिए गवर्नमेंट तो ये कहती है कि अगर आपकी 28 मार्च 2022 को लैंड एक्वायर की गई है तो आप 3 साल के अंदर लैंड परचेज कर लीजिए। तो कहने का मतलब है उनके पास जो टाइम है वो 27 मार्च 2025 तक का टाइम है लैंड परचेज करने का। बट उनको तो 28 मार्च को ही लैंड उनकी एक्वायर कर ली गई है, उनको कंपनसेशन रिसीव हो गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उनको कंपनसेशन रिसीव हो गया है और 31 जुलाई 2022 तक उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो उनकी तो एक इनकम कह सकते हो आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक इनकम उनके पास कैपिटल गेन की हो गई है। तो जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई को तो उसमें उनको कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा। बट उन्होंने ज़मीन अभी खरीदी नहीं है, वो 3 साल का टाइम है उनके पास, तो उसके ऊपर तुमको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता जो है वो गवर्नमेंट ने निकाला। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपके पास 27 मार्च 2025 तक का टाइम है, बट आप क्या करिए जो 31 जुलाई 2022 आपको रिटर्न फाइल करनी है, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं सपोज करें वो 25 जून 2022 को रिटर्न फाइल कर देता है एसएससी। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, सपोज आप 25 जून 2022 को रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उससे पहले कभी भी आप ये जो 24 लाख रुपया है ये इस कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करवा दीजिए। और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया और उसके हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी और 1 भी रुपया टैक्स पे करने नहीं पड़ेगा। तो एक बीच का रास्ता जो है गवर्नमेंट ने ये निकाला था ताकि जो उसको एसएससी है उसको कोई हार्डशिप ना फेस करनी पड़े। बट यहाँ मैं एक बात ये भी बता दूँ दोस्तों, अब ये जो उसने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा डलवा दिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग है वो परचेज नहीं करनी है। वो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर जरूर पैसा डलवा दिया, बट जो उसको लैंड परचेज करनी थी 27 मार्च 2025 तक वो तो उसको अभी भी करनी है। अब वो क्या करेगा 27 मार्च 2025 से कभी भी
से पहले पहले कभी भी वो जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर उसने पैसा रखा था 24 लाख रुपए, वो निकलवा लेगा और वो जो भी लैंड उसको परचेज करनी है वो जरूर परचेज कर ले। अगर वो लैंड परचेज नहीं करेगा 27 मार्च 2025 तक, तो ये जो एग्जम्पशन है उससे विड्रॉ कर ली जाएगी इस सिचुएशन में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एक टेम्परेरी आपको बेनिफिट देने का तरीका है, बट आपको जो एक्चुअल काम करना है लैंड परचेज करने का वो करना ही है। तो लास्ट पॉइंट मैंने आपको यही बताया है कि इस तरीके से उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। और ये जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम है ये आप किसी भी ब्रांच में खुलवा सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, जैसे आपका SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो इन बैंकों की आप ब्रांचेज में ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुलवा सकते हैं। अब देखिए आगे मैंने आपको क्या बताया है, रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ न्यू लैंड और बिल्डिंग। अब देखिए आपने जो ये लैंड और बिल्डिंग परचेज कर ली है, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने जो लैंड और बिल्डिंग परचेज की है, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग, इसके ऊपर हम आपको बेनिफिट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने जो है ये लैंड परचेज की है और आप इसको बेचेंगे नहीं। बट अगर आपका इंटेंशन ऐसी है कि मैं इनकम टैक्स के अंदर जो है एग्जम्पशन का बेनिफिट भी ले लूँगा, टैक्स भी नहीं पे करूँगा और अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर इसको निकाल दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपको जो ये नई लैंड और बिल्डिंग आपने परचेज की है, आप इसको सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस तारीख को आपने परचेज किया है उसके 3 साल के पहले आप इसको सेल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको जो SSE है उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड कराई है सेक्शन 54D के अंदर, उसकी वजह से उसको 1 भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ा है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा रखी है कि अब आप 3 साल तक तो कम से कम इसके ऊपर काम कीजिए, इसको होल्ड करके रखिए और इसको सेल मत कीजिएगा। बट होगा क्या, सपोज करें SSE जो है वो जो न्यू लैंड और बिल्डिंग थी वो 3 साल के अंदर सेल कर देता, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए यहाँ मैंने यही मेंशन किया है, अगर ये नई लैंड और बिल्डिंग जो उसने खरीदी थी अगर वो 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज सेल कर देता है, वैसे तो उसको सेल नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो सेल कर देगा तो उससे क्या होगा वो मैंने ये बताया यहाँ पे। अगर वो 3 साल के अंदर आप सेल कर देगा तो जो सेक्शन 54D के अंदर उसको 24 लाख रुपए की जो एक एग्जम्पशन दी थी वो विड्रॉल कर ली जाएगी। मीन्स इस 24 लाख के ऊपर इस 24 लाख रुपए के ऊपर टैक्स वसूल कर लिया जाएगा उससे। तो सेक्शन 54D के अंदर जो ये विड्रॉ की जाएगी एग्जम्पशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही उसने वो न्यू लैंड और बिल्डिंग को सेल किया तो जो सेल वैल्यू है न्यू बिल्डिंग की वो मान लीजिए उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा कैपिटल गेन की फॉर्म में आफ्टर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस करने के बाद। और यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब रखा गया है वो क्या रखा गया है कि जो आपने परचेज की थी उसकी परचेज प्राइस क्या थी लैंड की, और जो ऑलरेडी 24 लाख रुपए का बेनिफिट आपको दे दिया था उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से 24 लाख रुपए का बेनिफिट कम कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसको कम कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो गेन होगा वो बढ़ के आएगा और आपसे टैक्स ज़्यादा वसूल कर लिया जाएगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब देखिए जो मिस्टर राम है उन्होंने न्यू लैंड जो खरीदी थी वो उन्होंने 80 लाख रुपये में सेल कर दी। अब देखिए मैं कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ आपको बता देता हूँ। ही हैज़ परचेज दैट लैंड इन फाइनेंशियल ईयर 45 लाख रुपये। तो देखिए मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ जो मैंने अपना ये फर्स्ट केस लिया था। देखिए फर्स्ट केस में राम ने क्या किया था, जो अपनी ओल्ड जो उसकी कंपल्सरी एक्वायर कर ली थी लैंड गवर्नमेंट ने, उसके बाद उसको एक नई लैंड खरीदनी थी 3 साल के अंदर। तो ये लैंड इसने 45 लाख रुपए की खरीदी थी। तो ये जो लैंड इसने 45 लाख रुपए की खरीदी है, अब ये लैंड ये 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकता है। तो यही एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये जो लैंड है इसने 21-22 में 45 लाख की खरीदी थी और 21-22 में इसने क्या किया 80 लाख रुपए की ये लैंड बेच दी। तो सेम ईयर में ही बेच दी, तो इसका मतलब 3 साल से पहले बेच दी, तो अब इससे एग्जम्पशन विड्रॉल कर ली जाएगी। तो कैसे होगी वो देख लेते हैं। अब देखिए जो नई लैंड इसने सेल करी, इसकी जो सेल प्राइस थी वो क्या थी 80 लाख रुपया, और इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये कितनी खरीदी थी इसने, ये 45 लाख रुपए की खरीदी, तो 45 लाख ले लिया। अब माइनस कर दिया हमने इसमें से 54D की एग्जम्पशन। तो कायदे से वैसे तो क्या होना चाहिए था 80 माइनस 45, तो 35 लाख रुपए कैपिटल गेन होना चाहिए था और इसके ऊपर टैक्स वसूली से करना चाहिए था वो। लेकिन वो तब होता जब इसने ये एसेट जो है 3 साल के बाद सेल की होती। बट इसने तो क्या किया 3 साल से पहले ही सेल कर दी। तो इसने जो टर्म्स एंड कंडीशन थी 54D की वो फॉलो नहीं की। तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि अब ये जो 45 लाख रुपए की हम आपको कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन देते, अब ये 45 लाख की नहीं मानेंगे, इसमें से जो आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट दिया था 24 लाख रुपए वो लेस कर देंगे। तो अब जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन लेस होगी वो 45 लाख रुपए लेस नहीं होगा, वो अब 21 लाख रुपए ही लेस होगा। तो इसलिए अब आपका कैपिटल गेन माना जाएगा 59 लाख रुपीज़। या आप इनडायरेक्ट वे में इसको ये भी बोल सकते हैं भाई आपने 80 लाख की जो है ये लैंड सेल कर दी, इसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी वो क्या थी 45 लाख रुपए, तो आपका कैपिटल गेन आ गया कितना 35 लाख। बट आपने क्या है ये लैंड जो है 3 साल के अंदर ही सेल कर दी, तो इसलिए आपको जो 24 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था, देखिए दोस्तों ये वही कैपिटल गेन है, ये 24 लाख का जो कैपिटल गेन हुआ था यहाँ पे, तो ये 24 लाख रुपए का जो आपको कैपिटल गेन हुआ था। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 35 लाख रुपए की आपकी कैपिटल गेन आया, इस कैपिटल गेन में 24 लाख रुपए और जोड़ देते हैं, तो इसलिए इस तरीके से ये 59 लाख बन जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। वैसे जो
इनकम टैक्स का प्रोविज़न कहता है वो तो इस तरीके से करने के लिए कहता है, बट आपको मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया। तो मतलब 80 में से 45 गए, 35 लाख तो उसको कैपिटल गेन होना ही था, बट उसके बाद ये जो 24 लाख रुपए उसको पहले कैपिटल गेन मिला था उसको भी इन्होंने अब इसके अंदर जोड़ लिया और टोटल जो कैपिटल गेन हो गया उसका 59 लाख रुपीज़ हो गया। तो इस 59 लाख रुपीज़ के ऊपर अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट ने क्या किया, आपसे टैक्स वसूल कर लिया अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। तो देखिए दोस्तों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है सेक्शन 54D के बारे में, और अपने टॉपिक को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है और बड़े ही लेमैन की लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका इस टॉपिक को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.